नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड उनमें भी जो बेसिकली सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आज हम कवर करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि डीपीएसपीस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और साथ ही में जाना था कि अगर कभी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस में कभी कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए। इसलिए हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कुछ जजमेंट्स को भी देखा था एंड साथ ही में जाना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका होता है। आज हम प्रिंसिपल्स को देखेंगे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 36 से, जहां पर फॉर द पर्पस ऑफ डीपीएसपी स्टेट शब्द को इस्तेमाल डिफाइन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ डीपीएसपी स्टेट का वही मतलब होगा जो कि हमने फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट का मतलब जाना था, जो कि आर्टिकल 12 में दिया गया है। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट का मतलब पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि स्टेट में मुख्य रूप से चार चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड दूसरा हमने कहा था कि स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तीसरा हमने कहा था लोकल अथॉरिटीज, जिसमें हमने म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स के बारे में पढ़ा था। एंड जो पांचवा हमने पढ़ा था वो था अदर अथॉरिटीज। नाउ अदर अथॉरिटीज को जानने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हमने दो जजमेंट्स भी कवर की थी, जिसमें हमने अजय हासिया का केस देखा था एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस देखा था, जहां पे कुछ टेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं। अगर कोई अथॉरिटी उन टेस्ट्स पे खरी उतरती है तो उसे हम अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में ले आएंगे, यानी कि उसे हम स्टेट घोषित कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज 37। क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। तो बेसिकली इसमें दो बातें कही गई हैं, मेनली दो बातें हैं। पहला तो ये कि फंडामेंटल राइट्स की तरह डीपीएसपीज एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होंगे। यानी कि हमने जैसे देखा था कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर 226 के तहत हम ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपीज अगर हमें लगता है कि फुलफिल नहीं की जा रही हैं तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं। क्यों इम्प्लीमेंटेबल या क्यों डीपीएसपीज को एनफोर्सिएबल नहीं बनाया गया है, इसका कारण हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। दूसरी ये जो यहाँ पर इसमें बात की गई है वो ये कि हालांकि डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं है, बट दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यानी कि सरकार को डीपीएसपीज को कोई भी कानून या फिर पॉलिसी बनाते हुए डीपीएसपीज में दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें तवज्जो देनी होगी, उन्हें मुख्य रूप से आगे रख के उन प्रिंसिपल्स को बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 38 की तरफ। क्या कहता है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे जो सबसे पहला शब्द दिया गया है सोशल ऑर्डर, उसको पहले जान लेते हैं, फिर आर्टिकल 38 को पढ़ेंगे। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है द वे इन विच अ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शंस। तो बेसिकली सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, सोसाइटी में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या किस तरीके से सोसाइटी फंक्शन करती है, ये सारी चीजें सोशल ऑर्डर में आ जाती हैं। आर्टिकल 38 में क्लॉज 1 कहता है कि सबसे पहले तो स्टेट कोशिश करेगी एक वेलफेयर स्टेट बनाने की। हमारी जो स्टेट है ये कोशिश करेगी वेलफेयर ऑफ द पीपल इंश्योर करने की। कैसे इंश्योर करेगी? कहता है जी बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर। सो कहता है जी स्टेट एक ऐसा सोशल ऑर्डर लाएगी जिसमें तीन तरह का जस्टिस प्रिवेल करे। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रिवेल करता हो। एंड उस सोशल ऑर्डर को जब एस्टेब्लिश कर लेगी उसके जरिए वेलफेयर ऑफ द पीपल इंश्योर किया जा सकता है। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में दो बातें कही गई हैं। पहला तो ये कि स्टेट को इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को रिड्यूस करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। दूसरा ये कि स्टेट को इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज को भी मिनिमाइज करना है, एलिमिनेट करना है। अब देखिए यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल है, मिनिमाइज करना एंड एलिमिनेट करना। मिनिमाइज करने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी छोड़ी गई है कि भाई इनकम इनइक्वालिटीज को कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि कंप्लीटली खत्म करना होगा। मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम, यानी कि जो इनकम है उसमें लोगों को इक्विटेबल इनकम मिले, इस चीज को इंश्योर करना होगा। लेकिन जो स्टेटस है, फैसिलिटी है एंड अपॉर्चुनिटी है, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि सोसाइटी में सबको बराबर मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सो ये चीज को इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि भाई किस में हमें इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है, किस में हमें इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करना है। कहते हैं जी अमंगस्ट द इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में,
एंड ग्रुप्स ऑफ द पीपल। सोसाइटी, देखिए सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, अब उनके बीच में भी हमें इनइक्वालिटीज को खत्म करना है या मिनिमाइज करना है, एंड लोगों के बीच में भी करना है। आर्टिकल 38 जो है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट को डायरेक्ट करता है टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, राइट, एंड ये ड्यूटी कास्ट करता है स्टेट के ऊपर कि स्टेट वेलफेयर स्टेट बनाई जाए। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 कहता है जी सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। अब देखिए बेसिकली इसमें कहा गया है कि जब भी कोई स्टेट पॉलिसी फॉर्म कर रही है, वो पॉलिसी किस तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बातें कही गई हैं। एक तरफ आर्टिकल 38 में हमने देखा कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, राइट, हमने देखा कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस स्टेट को दी गई हैं कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना है, राइट, लेकिन उन जनरल इंस्ट्रक्शंस को अगर कोई रूपरेखा दी गई है तो वो यहाँ पर आर्टिकल 39 में हमें देखने को मिलती है। क्या कहता है जी स्टेट शेल इन पर्टिकुलरली डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स, अब यहाँ पे कुछ गोल्स दिए गए हैं। पहला क्या है, ए दैट द सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स के लिए यहाँ पे बात की गई है, नॉन सिटीजन्स के फेवर की बात नहीं कर रहा है, सिटीजन्स के फेवर की बात कर रहा है। सिटीजन्स ईदर मेन और वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि सबके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनके पास कमाई के साधन जो हैं वो एडिक्वेटली अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा क्या है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। यहाँ पे क्या शब्द यूज किए गए हैं, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मतलब क्या होता है, मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, कहते हैं जी मटेरियल रिसोर्सेज में फिजिकल एंड इकोनॉमिक एसेट्स विद इन अ कम्युनिटी आ जाएंगे, जैसे कि लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, ये सारी चीजें। कहता है कि ये जो हमारे फिजिकल एंड इकोनॉमिक एसेट्स हैं या रिसोर्सेज हैं, इनकी ऑनरशिप इस तरह से डाइवर्ज होनी चाहिए, इस तरह से लोगों को इसका कंट्रोल मिलना चाहिए दैट दे आर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे बेस्ट ऑफ द कॉमन गुड को हम अचीव कर सकें। दोबारा इसको समझते हैं, कहता है जी ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज में क्या आ गया, लैंड, फिजिकल एसेट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। डिस्ट्रीब्यूटेड, सो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि यहां पर सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की, राइट, ये नहीं होना चाहिए कि भाई कोई लेट्स से कोई बिजनेसमैन है, वो जाता है कोई ऐसे एरिया में जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है, वहां जाकर मिनरल्स पे अपनी मर्जी से ही कब्जा कर लेता है, राइट, या कोई बिजनेसमैन है या कोई पावरफुल व्यक्ति है, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे अपनी मर्जी से पावर के दम पे कब्जा कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, एंड इस तरह से सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए ताकि कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी को अचीव किया जा सके। क्लॉज सी क्या कहता है, कहता है जी द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डिटर्मिनेंट। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरह से चलाया जाए। अब देखिए हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में जो स्ट्रॉन्ग है, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसकी कैपिटल है, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कैपिटलिस्ट लाइंस पे नहीं दौड़ना चाहिए, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, यानी कि कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं एंड कुछ लोगों के फेवर में मींस ऑफ प्रोडक्शन काम करता है, बाकियों के अगेंस्ट करता है। यहां पर हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को पर्टिकुलरली हमें होने से रोकना है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लॉज डी क्या कहता है, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। सो यहां पर देखिए जेंडर के बेस पर आज भी ये एक रियलिटी है, इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क हमारे देश में नहीं मिलती है। खास करके यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो महिलाओं को देखने को मिलता है कि महिलाओं को चाहे वो काम ज्यादा भी कर रही हों, उन्हें पे जो है वो पुरुषों के मुकाबले में कम मिलती है, एंड ये एक बहुत मेजोरिटी केसेस में हमें देखने को मिलता है। इसे एलिमिनेट करने की बात यहाँ पे की गई है। ई क्लॉज में क्या कहता है, द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स बोथ मेन एंड वीमेन एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, यानी कि जो लोगों की सेहत है, लोगों की शक्तियां हैं, स्ट्रेंथ है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एंड सिटीजन्स जो हैं दे शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर इनटू वोकेशंस अनसुटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ।
अब देखिए, हमने देखा है कि कई लोग पीएचडी करके भी पियून की नौकरी के लिए जाते हैं। क्यों? मजबूरी है, क्योंकि उन्हें और जॉब्स मिल नहीं रहे होते, राइट? कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पढ़ाई है, उसके होने के बावजूद भी आपको ऐसे काम के लिए जाना पड़ता है विच इज़ नॉट suited to your strength or which is not suited to your ability. This is precisely which is prohibited in Article 39E. वही चीज को प्रोहिबिट किया गया है और ये आदेश दिया गया है कि भाई जो जिसमें जितनी क्षमता हो, जितनी एबिलिटी हो, जितनी स्ट्रेंथ हो, उसके हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। एंड जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उन्हें भी आपको अब्यूज होने से बचाना है। अब इसके लिए हमें देखने को मिलता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट हमें देखने को मिला 1986 और 2016 में उसमें एक अमेंडमेंट भी देखने को मिलती है। खैर, कानून तो लाए गए हैं ऑफ कोर्स इसको लागू करने के लिए। फिर एफ क्या कहता है जी? दैट द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। अब देखिए, चिल्ड्रन के लिए जितने भी यहाँ पर हमें लॉज एंड पॉलिसीज देखने को मिलती हैं वो बेसिकली इसी क्लॉज से निकल कर आ रहे हैं, जो कि चिल्ड्रन को पॉजिटिवली उनकी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। 38 क्या कहता है? कहते जी गिव्स कंटेंट। अभी देखा ना, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि जहां पर 38 में हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, प्रियम्बल में जो हमारा जस्टिस की बात की गई है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, उसे फुलफिल करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं पे 39 में कुछ सर्टेन फिक्स्ड पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे फिक्स किया गया है। एक केस आया था असिस्टेंट कमिश्नर मद्रास वर्सेस बी&सी कंपनी। इसमें कोर्ट ने कहा था दैट डीपीएसपीज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 39C अप्लाई बोथ टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। यानी कि ये जो आप 39C की बात करते हैं, 39C में ये जो बात कही गई है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने से रोकना है, इसके लिए ये जो कानून बनाने की पावर है ये केवल पार्लियामेंट के पास नहीं है, या जिम्मेवारी केवल पार्लियामेंट के पास नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को भी इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी एंड इस तरह से कानून एंड पॉलिसीज बनानी होगी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोका जा सके। आर्टिकल 41 देखते हैं। कहता है जी राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कौन से केसेस में यहाँ पे असिस्टेंस की बात की गई है? देखिए, ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो ओल्ड एज हैं, सिक हैं, डिसेबल्ड हैं यानी कि दिव्यांगजन हैं, एंड अदर अंडर सर्व्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इनको मदद पहुंचाने की बात की गई है। कहता कि द स्टेट शेल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। अब यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता जी स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट के हिसाब से सारे इफेक्टिव प्रोविजंस लाएगी फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन दीज गिवन केसेस। यहाँ पर ये जो पहला और दूसरा शब्द आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अगर ये 2 शब्द ना होते तो स्टेट के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आना था। स्टेट को ये कहा गया है कि आप अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें राइट टू वर्क प्रोवाइड करो, जो अनएजुकेटेड है उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करो, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करो, ये सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। एंड हमें देखने को मिलता है कि इन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, इस आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी हमें स्कीम्स देखने को मिलती हैं, जहां पर चाहे वो मनरेगा है, जहां पे जॉब देने की बात की जा रही है, वर्क देने की बात की जा रही है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हमें देखने को मिलती हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं। लेट्स से अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है, उसे सरकार की तरफ से स्टाइपेंड वगैरह मिलता है। इसी तरह से अगर आप और देखेंगे तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। सो ये सारी चीजें हैं, ये इनका जो रूट है वो आर्टिकल 41 में लायक करता है। यहाँ पर केस है जी जैकब वर्सेस केरला वाटर अथॉरिटी, 1991 का केस है। एंड इट वाज हेल्ड दैट इन मैटर्स लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 41, 42, 43 द कोर्ट should so interpret the act so as to advance article 41 where the workers are not exploited. So basically कभी भी article 41, 42 and 43 की इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है, कोर्ट्स को ये कहा गया है कि इस तरह से इंटरप्रेट करना होगा कि वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस फेवर में वो लॉ को इंटरप्रेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई लेबर लॉ है, कोई लेबर लॉ लाया गया है, उसे यहाँ पे कोई क्लॉज में, कोई सेक्शन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को हल करते समय आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा कि इस तरह से इंटरप्रेट करें कि कहीं पे भी उसकी इंटरप्रिटेशन के थ्रू वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। 42 क्या कहता है?
प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। क्या कहा गया? महिलाओं के लिए खास करके लिए है क्या कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क प्रोवाइड करनी है एंड मैटरनिटी रिलीफ के प्रोविजंस लेकर आने हैं। कहता है द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। इसके लिए हमें देखने को मिलता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में लाया गया था, जिसे 2017 में हमने अमेंड भी किया। अब इसमें अमेंडमेंट के तहत हमने क्या किया? कहते जी जो हमारी मैटरनिटी रिलीफ की जो लीव्स होती हैं, पेड मैटरनिटी लीव्स हैं, उन्हें हमने 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक कर दिया। एंड इसमें हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। बात करते हैं 43 की। लिविंग वेजेस की बात की गई है फॉर वर्कर्स। नाउ 43 जो है वो वर्कर्स के फेवर में बात करता है। क्या कहता है? चलिए देखते हैं। कहता है जी स्टेट शेल ट्राई टू एंड्योर और सिक्योर क्या? कानून के द्वारा इकोनॉमिक सुइटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर कोई और वर्कर हो, क्या सिक्योर करने की कोशिश करेगी? लिविंग वेजेस एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, ensuring a decent standard of life and full of enjoyment of leisure, social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industry on an individual और cooperative basis in rural areas। ये दो पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड करना होगा। पहला तो यहाँ पर स्टेट को ये कहा गया है कि स्टेट चाहे कानून के द्वारा या फिर अपनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये इंश्योर करेगी कि सभी वर्कर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हो या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो या फिर कोई और काम में जुटे हुए वर्कर्स हो, सभी वर्कर्स को लिविंग वेजेस मिल सकें। दूसरा, ऐसी कंडीशंस ऑफ वर्क मिल सकें जहां पे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सके एंड वो जो वर्कर्स हैं दे कैन एंजॉय लेजर टाइम एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। देखिए इसमें दो तीन चीजें आ गई। पहला तो लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस क्या होता है इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, बट इतना मान लीजिए कि लिविंग वेजेस हम उन्हें कहते हैं जहां पर नॉट ओनली अवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं बल्कि उसके अलावा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीन्स व्हाट, खाना, कपड़े, इसके अलावा भी हम जो अपनी लेजरली जो कंडीशंस हैं जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल, ये सबको भी हम फुलफिल कर पाएँ। सो कहते हैं जी एक तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये सारी फुलफिल हो। दूसरा, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि भाई लोगों को, जो वर्कर्स हैं वो बंधुआ मजदूरी की तरह काम ना करें, कुछ उनको लेजर टाइम भी मिले, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि आपको ब्रेक्स मिलते हैं, खाना का मिलता है, चाय पानी का मिलता है, रेस्ट का ब्रेक मिलता है। एंड दूसरा कि वर्कर्स के पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो अपनी सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकें, जैसे कि फेस्टिवल आ गया या फिर कोई और ओकेजन आ गया तो उसको वो सबके साथ मिलकर एंजॉय कर सकें। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है इसमें वो है कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 42 को इंप्लीमेंट करने के लिए एक तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 आया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया, लेबर कोड हमें 2019 में देखने को मिले कि 4 लेबर कोड आए। इसी की तरह से हमें 2020 में ये भी लेबर कोड देखने को मिला। ठीक है, अब कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री की यहाँ पे बात की गई है। कॉटेज इंडस्ट्री की ये जो बात की गई है बेसिकली ये गांधीयन प्रिंसिपल है, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि गांधी जी का ये मानना था कि जो गांव है, जो विलेज है, दे शुड बी रिपब्लिक इन देमसेल्व्स एंड नॉट ओनली पॉलिटिकल सेंटर बट इकोनॉमिक सेंटर भी होना चाहिए विलेज को। एंड दूसरी बात गांधी जी की ये मानना था कि भाई हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को लाना होगा ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है उन सबको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो ये हम कॉटेज इंडस्ट्री को हमारी नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी डिस्कस करेंगे। फिर 43A पे आते हैं। कहते हैं जी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 43A है इस आर्टिकल का नाम, यानी कि ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। एंड हम सब जानते हैं उस समय इमरजेंसी का टाइम था जब ये आर्टिकल लाया गया, यानी कि अमेंडमेंट लाई गई। इसमें क्या कहा गया? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स by suitable legislation or in any other way to secure participation of workers in management of undertakings, establishments or other organizations engaged in any industry। यहाँ पर देखिए जो वर्कर्स हैं
उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया है। हम सब जानते हैं कि वर्कर्स की यूनियंस होती हैं, वो यूनियंस मैनेजमेंट्स के साथ मिलकर कुछ पॉलिसी डिसीजंस में अपनी से रखती हैं एंड वर्कर्स के जो हित हैं उनको आगे फॉरवर्ड करती हैं। अब स्टेट के ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है कि भाई वो जो वर्कर्स की यूनियंस है उनको स्ट्रेंथन करने में मदद करे स्टेट, एंड चाहे वो कानून के द्वारा या फिर अदरवाइज स्टेट ये इंश्योर करे कि जो वर्कर्स हैं उन्हें यूनियनाइज होने का मौका मिले और उन यूनियंस को जो मैनेजमेंट है उसके कामों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इसी अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 19 को भी अमेंड किया गया था एंड उसमें भी राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स बनाने का अधिकार दिया गया था। 47 की बात करते हैं। कहता है जी, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। क्या कहता है? कहता है जी, स्टेट कोशिश करेगी टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। दूसरा, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज। सो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये प्रिवेंटिव केयर में आ जाता है, जहां पर स्टेट कोशिश करती है कि भाई लोगों को इशू हो ही ना, बच्चों को इशू होना। सो प्रिवेंटिव केयर में हम आप देखते हैं आंगनवाड़ी आ गया, राइट। आंगनवाड़ी में स्टेट इंश्योर करती है कि बच्चे जो हैं, छोटे जो बच्चे हैं उनको खाना मिल जाए। इसी तरह से मातृ वंदन योजना है जहाँ पे महिलाओं को प्रॉपर डाइट दी जाती है, उनको पैसा भी दिया जाता है फॉर दैट पर्पस। एंड सेकेंडरी हेल्थ की भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ एंड जो हमारी बाकी की हेल्थ जो फैसिलिटीज है उनकी भी यहाँ पे बात की गई है। कहते हैं जी, इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस। अब देखिए यहाँ पर जो लिकर है उसे बैन करने की बात की गई है और प्रोहिबिशन की गई है कंजम्पशन के लिए, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस अलाउ होगा। कहते हैं जी, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को बंद किया जाना चाहिए, कोशिश करेगी स्टेट। लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जो लिकर कंजम्पशन है वो स्टेट के लिए टैक्स का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्सेज बना हुआ है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि बारिंग फ्यू स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लिकर के ऊपर कोई रोक नहीं है। इनफैक्ट लिकर को अलग अलग पॉलिसीज लाई जाती हैं, एक्साइज पॉलिसीज लाई जाती हैं एंड लिकर को चलने दिया जाता है। आर्टिकल 47 में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, अभी हमें इंश्योरेंस स्कीम हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये थे कुछ आर्टिकल्स जो कि आज हमने देखे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।